हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मार्जिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स इन द मल्टीपल रिग्रेशन। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे मैं यहाँ पे एक रिग्रेशन इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको बीटा 1 लिख लेता हूँ प्लस बीटा 2, ठीक है। ये बीटा 2 आ गया, ये x2i आ गया प्लस, ठीक है। मैंने यहाँ तक कि इसको ऐड किया हुआ है, तो आगे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, अब हमें देखना है कि अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल जिसको मैं x2 बोलता हूँ, मैं उसको ऐड करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। ऐड करने से हमारे y पे भी क्या असर होगा, ठीक है, हमारा r² वैल्यू पे क्या असर होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि मार्जिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। एक वेरिएबल के ऐड करने पर हमारे पूरे मॉडल पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। हाउ आवर मॉडल इज बीइंग इम्पैक्टेड बाय एडिंग एन एक्स्ट्रा वेरिएबल। ओके, तो हमें कि यहाँ ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हम एलोकेट नहीं कर सकते कि r² का वैल्यू किसके कारण कितना है, ठीक है। वी कैन नॉट एलोकेट r² वैल्यू एमंग द वेरियस एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या रिग्रेसर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे मैं r² का वैल्यू 0.8 कर रहा हूँ और हमारे पास एक x1 वेरिएबल है और x2 वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें 0.8 है तो 0.6 इसके x1 के कारण है और जो है हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है वो बिकॉज ऑफ x2 है, ये नहीं कह सकते हैं। पर हम ये चेक कर सकते हैं कि जैसे ही हम कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को ऐड करेंगे तो हमारे मॉडल में क्या असर पड़ता है, हमें ये वेरिएबल ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, ये सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे। तो मार्जिनल कंट्रीब्यूशन या इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब हम वेरिएबल को ऐड करते हैं तो वेरिएबल को ऐड करते हैं तो हमारा क्या सबसे पहली कंडीशन क्या है, हमारा r² या एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर मस्ट राइज सिग्निफिकेंटली, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेटरी पावर बढ़ेगी, ठीक है, इन रिलेशन टू रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर की कंपैरिजन में क्या हमारे पास एक्सप्लेनेटरी जो हमारा वेरिएबल है वो क्या जो है एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर ज़्यादा बढ़ना चाहिए, तभी r² बढ़ेगा। मैंने आपको बताया था कि r² कैसे हम एक्सप्लेन करते थे, वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रखा है, तभी ये चीज़ ये इंक्रीज होगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि इसको हम इंक्रीमेंटल या मार्जिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे हल्का सा एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे y लिख रहा हूँ, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे मैं बीटा 1 या 15 लिख देता हूँ और आगे इसको 0.014 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे x1 लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ का t वैल्यू कर देता हूँ जो इसकी है माइनस जो 3.5, ठीक है, 15 मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। और r² का वैल्यू क्या है, ये हमारा 0.16 है, ठीक है। ये सिंपल सा मैंने ऐसे एग्जांपल को यहाँ पे कोट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि p वैल्यू यहाँ पे दे रखा है जो 0.0008 आ रहा है, जो क्या बता रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कम वैल्यू है। इसका मतलब नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करते हैं और x1 जो है क्या बता रहा है, ये इफ़ेक्टिव है ये। और क्या बता रहा है यहाँ पे कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कि y और x1 में रिलेशनशिप है और r² का वैल्यू क्या है 0.16 है, ओके। और यहाँ पे f टेस्ट की हम बात करें तो f टेस्ट यहाँ सिंगल के केस में क्या है, इसको t² = f टेस्ट होता है। तो t क्या है यहाँ पे हमारे पास -3.515 है, ठीक है। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। t² कर देते हैं तो आपको f टेस्ट का वैल्यू आ जाता है यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1235 के आसपास आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास f टेस्ट की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव है, ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव। अब हमें क्या करना है, हमें न्यू वेरिएबल ऐड करना है। जब हम न्यू वेरिएबल्स ऐड करेंगे तो हमें देखना है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको f टेस्ट का यूज करके हम इसको देखेंगे वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि हम चेंजेस देखेंगे,
एफ टेस्ट में कितना चेंज आ रहा है ये, ठीक है। तो इसका है, ये आ गया एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर आ गया, ठीक है, न्यू वेरिएबल के ऐड करने के बाद, और एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर ओल्ड जब वेरिएबल नहीं था, एक ही वेरिएबल था, ठीक है, और अपॉन हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल होता है, यहाँ पे दोनों में गैप है तो जो न्यू रिग्रेसर है उसके इक्वल, नंबर ऑफ न्यू रिग्रेसर, जो न्यू रिग्रेसर है ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक्स्ट्रा ऐड किए हैं उनके इक्वल होंगे ये, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब हमें नीचे क्या करना है, ये रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर है जो हमने पहले किया था, ठीक है। रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर ये न्यू ही आएगा, ठीक है, न्यू आएगा, और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने पहले भी बताया, डिग्री फ्रीडम n-k होती है इसमें, ठीक है, रेजिडुअल के केस में। तो ये देखो हमने क्या किया, ऊपर गैप लिया है दोनों के बीच में, नीचे रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर वैसे ही लिखा जैसे हम पहले लिखते थे, ठीक है। तो देखिए एक एफ वैल्यू इज हाईली सिग्निफिकेंट सजेस्टिंग द एडिशन ऑफ x2 सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द आर स्क्वायर, ठीक है। अगर इफ द एफ वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे ऊपर, इफ एफ वैल्यू इज स्टैटिस्टिकली significant suggesting that addition of x2 significantly increase the r square, significantly increases आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर को इंक्रीज करेगा, या एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो एफ टेस्ट सिग्निफिकेंट है, आप बिल्कुल सिंपल सा है, आपने नया वेरिएबल ऐड किया और एफ टेस्ट की वैल्यू जो आ रही है हमारे ऊपर फॉर्मूला के हिसाब से, वो अगर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, मतलब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करती है, इसका मीनिंग यही होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपका आर स्क्वायर बढ़ेगा, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑल्टरनेटिवली इसको हम आर स्क्वायर के फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले क्या बताया था आपको, एफ टेस्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिख देंगे आर स्क्वायर न्यू माइनस आर स्क्वायर ओल्ड, ठीक है, ये कर दिया। और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो नया रिग्रेसर है वही जो मैंने बताई थी, ठीक है। और नीचे क्या है, रेजिडुअल वाला आ जाएगा, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ सारा। ये सिंपल सी बात है, जो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर की जब हम बात करें तो 1 माइनस आर स्क्वायर ही होता है। आर स्क्वायर का मतलब एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर, देखिए दोनों सबको हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो अपने आप कैंसिल हो जाता है, तो फिर वो बात वही बचती है, ठीक है। तो इसको मैं n-k कर देता हूँ इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को, ओके। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, हमें यहाँ पे देखना है कि आर स्क्वायर मस्ट राइज व्हेन एक्स्ट्रा वेरिएबल इज एडेड। क्या है हमारा जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है ये मस्ट राइज व्हेन एक्स्ट्रा वेरिएबल इज एडेड, जब हम एक्स्ट्रा वेरिएबल को ऐड करते हैं। अब हमें देखना है कि आर स्क्वायर कब होगा, जब एफ टेस्ट हमारा क्या करेगा, एफ टेस्ट का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तभी तो होगा। तो एफ टेस्ट किसके इक्वल होता है, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ टेस्ट के इक्वल होता है। मैंने बताया था टी टेस्ट में जो वैल्यू आती है उसको स्क्वायर कर दो, एफ के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ 1 से तब ज़्यादा होगा जब टी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो ये कंडीशन है कि t का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी ही हमारा f का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। तो इसको हम ऐसे भी डायरेक्टली देख सकते हैं कि हम एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड कर रहे हैं तो हमारा t वैल्यू क्या आ रहा है, f वैल्यू क्या आ रहा है। अगर f वैल्यू और t वैल्यू ये 1 से ग्रेटर आ रहे हैं तभी हमारा ये चीज़ इफ़ेक्टिव होगी, ठीक है।
तो ये दोनों मेथड से आप कैसे भी कर सकते हैं इसको, कि जो भी आप एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड कर रहे हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई भी इकोनोमेट्रिक स्टडीज़ करेंगे तो उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स जो हैं हमारे जो भी मॉडल है उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम जैसे वेरिएबल को इंक्लूड करेंगे तो हम फिर देखेंगे कि उसके आर स्क्वायर पे, एडजस्टेड आर स्क्वायर पे, एफ टेस्ट पे किस तरह से अफेक्ट होता है ये, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम डिसीज़न लेंगे। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।